18 अप्रैल 2022 यानी विश्व धरोहर दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इस दिन हम अपनी विरासत को बेहतर संजो कर रखने के लिए काम करते हैं और उस पर जागरूकता के उद्देश्य से काम करते हैं। उदयपुर की धरोहर के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राणावत जी हैं। आप जाने माने भूगर्भ शास्त्री हैं और उदयपुर की विरासत पर महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आकाशवाणी के श्रोताओं को पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नमस्कार, ग्रीटिंग्स, अभिनंदन। डॉक्टर राणावत, चूंकि आज का दिन मॉन्यूमेंट्स और साइट्स के लिए है, स्थल और जो स्मारक है उनके लिए, तो उदयपुर में इस तरह के स्थलों की और स्मारकों की काफ़ी तादाद है और एक जो विरासत होती है जिसको हम अमूर्त कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अपनी बातचीत जो ठोस स्मारक होते हैं जिन पर जो स्थल हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन पर बात करें तो उदयपुर का जिक्र आते ही एक मध्ययुगीन मध्यकालीन शहर की हम बात करते हैं। लेकिन इसका इतिहास और पहले भी जाता है। क्या हम इसकी जो जड़ें हैं उसको और पहले ट्रेस कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया जा सकता है मूर्त अमूर्त, और हमारे अपने खुद की विरासत का विशेष महत्व है। तो मूर्त जो हैं वो सारे अवशेष हैं। आज से 4000 वर्ष पूर्व आयड़ सभ्यता थी। उसके बाद भी समय समय पर यहाँ शिलालेख हैं। बाकी तो बाद के युद्ध के वजह से, आक्रमण की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन भाग्यवश ये भी हमारा एक मूर्त विरासत ही है कि जो शिलालेख हैं उससे हम छोटा छोटा करके रिकंस्ट्रक्ट हमारा पास्ट 4000 साल से लेके और उदयपुर की स्थापना तक कर सकते हैं। यानी उदयपुर शहर के दो हिस्से हम कह सकते हैं। एक हिस्सा जो सिटी पैलेस के आसपास है जो बसा, और एक जो उससे पहले से ही बसा हुआ था, कंटिन्यूस हैबिटेशन रहा था, लेकिन वो उससे भी पुराना है। और अब वो दोनों हिस्से पास पास आ गए और एक शहर के अंदर आ गए हैं जी। जो आपने बताया कि आहड़ सभ्यता है, उसमें भी कुछ पुराने मंदिर हैं या फिर कुछ जो ऐसे स्मारक हैं उनके अवशेष आज भी हैं। तो आज के दिन क्या उनको संजो कर रखने के बारे में हम जान सकते हैं, और कौन कौन से वो किस तरह के स्मारक और अवशेष स्थल हैं? आयड़ में अगर आप जाएं, जो कि आज के उदयपुर का एक कॉलोनी बन गया है, तो वो पहले क्या होता था, सभ्यता हमेशा पानी के किनारे बसती थी। तो ये एक उदयपुर एक गुहा दुर्ग नेचुरल हेरिटेज है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। गुफा नहीं है। यहाँ के जो गुहादित्य राजा हुए और गहलोत वंश हुआ, वो गुफा से नहीं है। पुराने चाणक्य के समय एक गुहा दुर्ग करके बताया गया प्राकृतिक दुर्ग था, जो कि उदयपुर है, जो गिरवा वैली है। वो क्या कि यहाँ पर फ्लैट एरिया है, लैंड है, जिस पे आप खेती कर सकते हैं। 2 नदियाँ थी, आज भी हैं, जिसको एक सिसारमा की नदी बोलते हैं, जिस पे पिछोला बनाया गया, और एक आयड़ की नदी है जो आगे जाके बेड़च बन जाती है और उदय सागर बना था। तो आयड़ जो सभ्यता थी वो इस आयड़ नदी के किनारे बसी हुई थी। और क्योंकि कभी कभी, चाहे 50 साल में एक बार हो, बाढ़ आती थी, उस बाढ़ में एक रैपिड बरियल होता है, मीन्स एकदम दब जाते हैं, जैसा कि भी उत्तराखंड में कुछ वर्ष पहले हुआ। तो वो यूँ की यूँ दब गए। तो बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको खोद के निकाला और वो सभ्यता के बारे में बताया। तो एक तो पुरानी वो सभ्यता है। फिर क्योंकि यहाँ पर 200 साल तक, 11वीं से 13वीं शताब्दी तक ये मेवाड़ का राजधानी रहा, तो जहाँ आज महासतियाँ हैं वो एक्चुअली पुराना रावला था, पैलेस था, जहाँ की वो यहाँ के राजा वहाँ रहते थे। और उसके पास पुराने मंदिर हैं, जो पहले सूर्य मंदिर था, बाद में जैन मंदिर हो गए, विष्णु मंदिर हैं। ऐसे मंदिर भी काफ़ी वहाँ हैं पुराने। एक जल की व्यवस्था का जहाँ गौमुख कुंड है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे कई हैं। तो वो अपने आप में एक हेरिटेज महत्व का है। लेकिन उसके बाद में जब उदयपुर यहाँ बसा, उसके बाद के भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर मूर्त विरासत हमें देखने को मिलती है। जी, अगर मैं उदयपुर की उत्कृष्ट धरोहर, जो टेंजिबल हमारी जो हेरिटेज है, उसकी बात करूं, जिसके बारे में उदयपुर के लोग भी काफ़ी गर्व कर सकते हैं और बाहर वाले लोग भी जिनको देखना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी मुख्य हैं? वैसे तो राजमहल, जिसको सिटी पैलेस बोलते हैं, वो है ही हैं। पिछोला के अंदर जो आइलैंड पैलेसेस हैं वो हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि उदयपुर का सबसे उत्कृष्ट जो कार्य है आर्किटेक्चरल हेरिटेज, वो है यहाँ की नगर कोट। ये दुर्भाग्यवश से इसका लोगों में न तो पूरा ज्ञान है और न इसको कहते हैं प्रमोट नहीं की है। आप देखिएगा, और मैं श्रोतागण को भी इस पे दिलाना चाहता हूँ, आप इस पे स्मरण करें कि 9 किलोमीटर लंबी दीवार चारों तरफ बनी, उसमें 12 द्वार हैं, 4 सिंह द्वार हैं। सिंह द्वार मतलब कि मेन रोड को कनेक्ट करते हुए। तो दक्षिण की ओर किशन पोल है, पूरब की तरफ सूरज पोल है, उत्तर की तरफ हर जगह दिल्ली दरवाजे ही बोलते थे, क्योंकि राजस्थान में हर शहर के नॉर्थ में या उत्तर में दिल्ली था। तो दिल्ली क्योंकि वो राजधानी था, तो हर जगह दिल्ली या यही नहीं है, उदयपुर में नहीं, सब जगह मिल जाएगा। और उस यहाँ का मुख्य द्वार है वो हाथी पोल था। तो महाराणा का कोरोनेशन हो के हाथी पोल हो के एकलिंग जी दर्शन करने जाते थे और वहाँ से आके उसकी पूजा करते थे। और ये सब सिंह द्वार थे, मीन्स एक द्वार के राइट एंगल्स पे दूसरा द्वार था, जो कि आज किशन पोल में देखा जा सकता और हाथी पोल में देखा शायद, बाकी 2 ख़त्म हो गए, तो वो उनका हम संरक्षण नहीं कर पाए। एक खाई थी, वो खाई भी नहीं है। और इनके बाहर सिटी के प्रोटेक्शन के लिए 7 गढ़ियाँ थी, छोटे छोटे गढ़। तो सब लोग जानते हैं अम्बावगढ़ के लिए, वो सुना हुआ है क्योंकि अम्बावगढ़ आज भी है। लेकिन अम्बावगढ़ के नीचे एक शमशेरगढ़ है, आज का जो लोहा बाज़ार है उसके नीचे। उससे आगे आप चले जाएं इधर दिल्ली गेट के इधर आगे, तो वहाँ पर शरणेश्वरगढ़ था। अब उस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, कहाँ था वो, क्योंकि वो बाद में जो डेवलपमेंट हुआ उदयपुर का, उसमें वो कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय हो गया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो आज कोर्ट परिसर है और जो आकाश BSNL ऑफिस है, वो हाईएस्ट पॉइंट है। उस परिसर में ये रहा होगा। फिर आगे जाके पोस्ट ऑफिस है, बहुत से लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस है वहाँ है, बहुत से कहते हैं कि जहाँ वो कजरी गेस्ट हाउस है RDTC का, उस हिल पे होगा, लेकिन वो बहुत छोटी है तो वहाँ होने की संभावना कम है। तो जो सबसे ऊंचा पॉइंट और फ्लैट अवेलेबल एरिया ज़्यादा है वहीं पर रहा होगा। इसी तरह आगे सूरजगढ़ था, इंद्रगढ़ था, ऐसे बहुत से हैं। एक जेल बन गया, एक स्कूल बन गया, लेकिन बाकी सब गायब हो गए। तो ये अपने आप में जो मैं इंटरनल डिफेंस जो उदयपुर का था, जो कि महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने जो मुग़ल मेवाड़ ट्रीटी हुई उसके बाद बनाना प्रारंभ किया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी कुंवर जो युवराज थे करण सिंह जी, उन्होंने कहा साहब अभी हमें भारी आक्रमण की तो है ही नहीं, अब तो हम डिफेंस पे इतना खर्चा क्यों करें, पहले अपने रहने की जुगाड़ करें। इसलिए वहाँ उन्होंने महल वगैरह बनाए। लेकिन जब औरंगजेब ने यहाँ अटैक किया और मंदिर तोड़े, क्योंकि आदमियों का नुकसान नहीं हुआ, आदमी वेस्ट में चले गए। वन दुर्ग है, मिस उदयपुर गुहा दुर्ग में बना हुआ है, और एज़ पर एंशंट क्लासिफिकेशन जो है वन दुर्ग है गोगुंदा तक वगैरह, इसीलिए गोगुंदा को राजधानी बनाया। तो वहाँ सेफ है, वहाँ कैवेलरी आर्टिलरी नहीं जा सकती है, और इन्फेंट्री भी जावे तो वो मार देंगे, वो सेफ नहीं रहेंगे। तो महाराणा अमर सिंह जी सेकंड ने औरंगजेब के अटैक के बाद ये सारा प्रोजेक्ट लिया, और आज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में किया। फिर उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए महाराणा संग्राम सिंह सेकंड द्वितीय, उन्होंने भी 1733 तक उसका काम करके 1733 में ये कंप्लीट हुआ। जी सर, एक इससे जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जो मराठा वॉरफेयर टेक्निक्स है जिसको सरकार ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए भी मतलब नामित किया है, और उनकी जो उन्होंने जो फोर्ट्स वगैरह बनाए, क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था उदयपुर ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में डेवलप की थी और उसको संरक्षित करने की, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? बहुत ही, में से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। आप देखिए मराठा यहाँ 6 महीने तक घेराव डाले रहे हैं, लेकिन वो पराजित नहीं कर पाए उदयपुर को,
और उस समय उदयपुर की हालत अच्छी नहीं थी, माली हालत। लेकिन चित्तौड़ जो है वो हाईली वनरेबल फोर्ट था, क्योंकि राजा तो ऊपर रहता था, वो पर्वत दुर्ग था, जैसे ये गुहा दुर्ग है। तो पर्वत दुर्ग, नीचे दुश्मन गंभीरी और बेड़स नदी हैं, तो उसका पानी, स्पेस वगैरह तो सारे उनकी फौज के काम आ जाता था, ऊपर वालों के नहीं आता था। अब आप उदयपुर को देखिएगा, उदयपुर के क्या कि चारों तरफ तो नेचुरल फो है ही है, और पीछे पिछुला है। तो जब ये मराठाओं ने यहाँ अटैक किया तो ये वॉल बन गई थी, तो वो वॉल को तोड़ के तो अंदर आ नहीं सके। और यहाँ मेवाड़ फोर्सेस को पिछोला से बोट से जाके, पीछे से अरावली में जाके, गुजरात जाके, सूरत से बारूद, गोला बारूद लेके आ जाते थे, राशन आ जाता था। तो एक जो ब्लॉकेट कहते हैं ना, कि आप बंद कर दिया, वो बंद करने की यहाँ था ही नहीं व्यवस्था, इसलिए उनका सारा वॉरफेयर जी। नष्ट हो तो गया। ये बहुत ही सूझबूझ भरी एक आत्मरक्षा की प्रणाली यहाँ के महाराणाओं ने विकसित की थी। एक चीज़ और जो यहाँ के जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिजिनस जिन्होंने डेवलप किया, वो यहाँ का जो जल तंत्र है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भी एक हमारी बहुत ही अमूल्य विरासत है। ये तो क्योंकि जल भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो पहले जैसे हमने बताया, हर हैबिटेशन नदी के किनारे होता था, लेकिन यहाँ के जो सूत्रधार थे, इसमें मैं ये महत्व भी हमारे नरेटिव्स में नहीं है, इसलिए इसको मैं उठाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के शिल्पाचार्य जो होते थे वो बड़े अच्छे थे, जिन्होंने कुंभलगढ़ बनाया, चित्तौड़ बनाया, कीर्ति स्तंभ बनाया। ऐसे हमारे यहाँ पर राजनगर, राजसमंद, जयसमंद वगैरह, तो ये अपने आप में तो बन नहीं सकते हैं, आपको अच्छे गुणी लोग होने ही चाहिए। तो इन लोगों ने कहा कि भाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डबल सेफ्टी हो जाएगा। तो पिछोला के ऊपर एक यहाँ एक रिज थी, राणा मगरी। तो उस साइट सिलेक्शन, हमेशा आप जो भी कुछ बनाएंगे तो एक साइट सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो उस साइट सिलेक्शन पे उन्होंने कहा नीचे तो आपके पानी है, और यहाँ से आप सारा व्यू देख सकते हैं। अगर कोई दुश्मन आए तो 10 किलोमीटर तक आप देख सकते हो, दिबारी के दरवाजे तक, बाकी अंदर सारा है। तो काफ़ी अच्छा सेफ रहा था। जी सर, उदयपुर की ऐसी कौन सी हमारी जो विरासत है, जिसको हम कह सकते हैं मूर्त विरासत, जो कि वेल प्रोटेक्टेड है, और कौन सी ऐसी है जिनको प्रोटेक्शन की तुरंत दरकार है? एक तो अपने यहाँ जो आइलैंड पैलेसेस हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोटेक्टेड हैं, और उन्हीं की वजह से उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका महत्व है। सज्जनगढ़ बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, प्रोटेक्टेड भी है, और वहाँ लोग जाते हैं हर वर्ष। सरकार को 1 करोड़ की आय होती है वहाँ पर। सेलियों की बाड़ी है, फतेह सागर है। तो ये सारा जो आपने पहले पूछा था ना, जल प्रबंधन, तो यहाँ क्या कि हिली एरिया है, बारिश आती है तो सारा पानी रन ऑफ होता है, तो ये रन ऑफ होके चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको पानी रोक के रखना पड़ता है। इस यहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी की वजह से ये एडवांटेज है कि यहाँ पहाड़ियों के बीच में एक आप केवल 500 मीटर की एक वॉल बना दो तो उसके पीछे काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है। सौभाग्यवश नीचे का जो है जी इलाका, पत्थर वगैरह, रॉक्स जो हैं, वो भी ऐसी हैं कि वो पानी को रोके रखती है। ऐसा नहीं कि वो पानी अंदर चला जाए, वरना तो डैम फेलियर हो जाएगा, पानी रिस जाएगा ज़मीन में। तो ये दोनों होना ज़रूरी है। तो केवल आप देखिए, पिछोला हुआ, फतेह सागर हुआ, राजसमंद हुआ, जयसमंद हुआ, केवल राजसमंद फ्लैट एरिया में तो वहाँ 4 किलोमीटर की दूसरी वॉल भी बनानी पड़ी। लेकिन ज़्यादातर जगह पे केवल 500 मीटर वन हो, जैसे जयसमंद है, आप देखिए जयसमंद में केवल 500 550 मीटर की वॉल बनी है, और उसके पीछे अथाह पानी इकट्ठा हो गया। और यहाँ के सारे दूसरा आर्किटेक्चरल हेरिटेज एस्पेक्ट ये है कि हर जगह 2 दीवारें बनाई इन्होंने। एक दीवार, उसके कुछ 10-15 मीटर दूर पे दूसरी दीवार, और उसके अंदर पत्थर भर देते थे। जैसा कि फतेह सागर पे आप रोड पे जो चलते हैं, वो इसका इंटरवीनिंग एस्पेक्ट है। और वो वर्टिकल जिसको वॉल बोलते हैं, मेसनरी वॉल,
वैसी वॉल बना के और डैम बना दिया और पीछे पानी रह गया। जी, ये जल तंत्र है और ये जो साइट्स हैं ये काफ़ी अच्छे प्रोटेक्टेड हैं। ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट। लेकिन कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की दरकार है? कुछ तो जैसे यहाँ से कुछ दूर है, नागदा के पास जो है, वहाँ कुछ मंदिर है पुराने, वो भी बहुत पुराने हैं। वो सम्राट अशोक के टाइम में या उनके जो पुत्र हुए थे पौत्र, उनके समय के कहते हैं। तो वरना 10वीं-11वीं शताब्दी के तो खूब है ही हैं। तो वो थोड़े मांगते हैं, कुछ तो एएसआई के अंडर में है, वो तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन वो भी वेल प्रोटेक्टेड नहीं है। एयरपोर्ट साइड में जाएं, वहाँ सूर्य मंदिर है, वो नहीं वेल प्रोटेक्टेड है। देवरी का दरवाजा है, उसके आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। वहाँ एक डग वेल बहुत अच्छी बावड़ी है। कुछ किवाड़ अच्छे, जैसे केवड़ा की नाल है अपने, केवड़ा की नाल, क्योंकि रोड वाइडनिंग करना है तो उसमें वो सारा दीवार टूट गया, लेकिन एक पार्ट पुराना जो दरवाज़ा है वो रखा जा सकता था। तो ऐसे कुछ हैं, मंदिर हैं, दीवारें हैं, ऐसे है। तो कुछ तो बहुत ही अच्छे प्रमोट हो रहे हैं। जैसे बहुत लोगों को, श्रोताओं को पता नहीं होगा कि दूध तलई जाते हैं तो रास्ते में एक पाला गणेश जी आता है। तो पाला गणेश जी उदयपुर का बात वाले का सबसे प्रथम जब पिछोला बना उस जमाने का है। तो वो आज दिन तक बहुत बढ़िया डेवलप हो गया। पहले उसकी हालत ख़राब थी, अब विकसित होके वो बहुत बढ़िया बन गया है। और ऐसा ही कैसा नीचे एक मंदिर है जो शस्त्रधारी कालाजी गोरा जी के पास, वहाँ शिव का सुंदर विनायक कहते हैं उसको। तो सुंदर विनायक हैं, वो लोगों को पता ही नहीं। वहाँ आप मूर्ति देखिए, इतनी सुंदर बनाई हुई, 12 हाथ और शस्त्रधारी गणेश जी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। ये किस समय के आसपास की? ये महाराणा संग्राम सिंह जी के समय बनी थी ये। जी सर, ये जो आपने बताया कि जो रिलेटिवली कम प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, वही लेसर नोन भी साइट्स हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता है। जी, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए सरकार को पता नहीं है। जैसे कि रामपोल पता ही नहीं था, ऑफिशियली था ही नहीं, तो हमने उसको प्रमोट करके बताया तो रामपोल आ गया। तो रामपोल के साथ सब पोलें भी बन गई, नगर कोर्ट भी बन गई और रह गया। सर, लोगों की जो भूमिका है, इससे आपकी इस बात से ये रेखांकित होती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उदयपुर में जागरूक लोगों को और जागरूक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे वो अपनी ही धरोहर, जिनसे उनका एक जैविक रिश्ता भी है, जी, तो वो और ज़्यादा उसके प्रति सचेत रह सकें, ताकि उस पर काम हो सके, वो हमेशा हमारे साथ बनी रह सकें। इसमें 2 काम किए जा सकते हैं। एक तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंटेक के थ्रू हेरिटेज वॉक्स। तो स्पेसिफिक डेज पे लोगों को ले जाके और एक्चुअली वो बताते हैं। जैसा कि अभी कुछ पिछले इसी सप्ताह सोमवार को हमने किया था, घंटाघर कैसे बना, पीछे कोतवाली थी, गणेश घाटी जाके, परोजी की हवेली जाके, तो वहाँ लोगों को बताया। तो 50 लोगों ने देखा उसको, ये 50 लोग अपने 50 लोगों को बताएंगे। आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वगैरह फ़ोटो डाल के प्रचलित करेंगे, तो आएगा। अपने आप प्रशासन को भी मालूम पड़ेगा। तो वहाँ पर देखें, बहुत सी पुरानी हवेलियाँ हैं जो डेयरी है, पता ही नहीं माल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, ये है। तो एक तो हेरिटेज वॉक्स की जाए, और एक 4 पेज फोल्डर्स छोटे बनाए जाएं, सचित्र, क्योंकि पढ़ने की आजकल लोगों को ज़्यादा वो होता नहीं है। तो सचित्र 4 पेज फोल्डर्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा में हों, वो बनने चाहिए और वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ऐसे। जी, कुछ इसी तरह का काम आप लगातार निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राणावत साहब, आप के इस काम को और बल मिले, शक्ति मिले, और उदयपुर के लोग जागरूक हो सकें अपनी ही विरासतों के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। और इसी बहाने अगर लोगों को कुछ चेतना मिलेगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।